नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? कैसे हैं सभी लोग? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। 7 क्लासेस आपके मेंसुरेशन की हो चुकी हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन के अगर 7-8 क्लास और कर दिए जाए तो भी हो सकता है कम पड़ जाए। कम पड़ने का रीजन क्या है? कई तरह के बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब या तो हर क्वेश्चन को कराया जाए, बाकी आपको मैंने जितना कराया है इसमें आप 90% क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज होता है कि कहीं पेपर में अपना ऐसा ना हो जाए कि आपका हो सकता है कौन सा चैप्टर क्या है, पिरामिड आ जाए। पिरामिड आ सकता है क्योंकि पिरामिड सबसे लास्ट लाइन में होता है। तो क्या होता है ना, कई बच्चे जैसे होते हैं, जैसे छोटे एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है। जैसे अगर आप कहेंगे कि जीडी के एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, ये मैं नहीं कहूंगा नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। हो सकता है 75 शिफ्ट में 5 शिफ्ट में आए, लेकिन 5 शिफ्ट बहुत बड़ा है, हो सकता है उसमें 5 शिफ्ट का मतलब कई लाख बच्चे हो गए उसमें, तो कई लाख बच्चों के पेपर में आ जाएगा, ठीक है। सीजीएल के एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। मेरे खुद के शिफ्ट में आया हुआ है पिरामिड पिरामिड का सवाल, ठीक है। एक बार मैंने कोई पेपर दिया था, उसमें पिरामिड का सवाल था, मेरे शिफ्ट में ही था। तो किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, टू द पॉइंट रखेंगे चीजों को, अच्छे से बढ़िया से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आज के क्लास में शुरू करूंगा, आपका सबसे पहले शुरू करूंगा मैं प्रिज्म। प्रिज्म पिरामिड, पहले इन दो चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन समय रहा तो लगाएंगे, ठीक है। वैसे अब इसके बाद सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर आगे हमको पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, कैसा है, थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। मैं कहूं प्रिज्म का मतलब बेलन, समझ जाइए। प्रिज्म का मतलब क्या समझिए, आप समझ जाइए बेलन। प्रिज्म क्या है? एक तरह का बेलन है। बेलन कैसा है? तो बेलन की जो आपकी बेस है वो सर्कल के रूप में होता है, लेकिन प्रिज्म का बेस कैसा भी हो सकता है। आधार इसका कैसा भी हो सकता है। आधार इसके हो सकता है वर्ग के रूप में हो, आधार हो सकता है इसके आयत के रूप में हो, आधार हो सकता है आपका पंचभुज हो, ट्रेपीजियम हो, समबाहु त्रिभुज हो, कुछ भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है। इसका बेस कुछ भी हो सकता है, बेस इसका कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म आपने कहीं देखा है? कभी आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में अगर आप गए होंगे प्रैक्टिकल करने, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में, तो एक सिखाया जाता है डेविएशन ऑफ लाइट, लाइट का डेविएशन। और जो एक लाइट को स्प्लिट करना होता है, जब हम प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं तो लाइट प्रिज्म पर टकरा के उस 7 पार्टों में टूट जाता है। जो आपका रेनबो के 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर में आपका लाइट टूटता है। ये एक्सपेरिमेंट 9th 10th क्लास में, 11th क्लास में किया जाता है, स्कूल में बच्चे करते हैं। जैसे ही लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, वो 7 भागों में टूट जाता है। तो अगर प्रिज्म देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो जनरली आपके जो स्कूल में प्रिज्म यूज होता है वो होता है आपके ट्रायंगुलर शेप का, ठीक। ऐसा कुछ आपने प्रिज्म अपने स्कूल में देखा होगा, ऐसा कुछ प्रिज्म आपने अपने स्कूल में देखा होगा, अगर देखा होगा तो, और नहीं देखा होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये सब 3D फिगर बनाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। प्रिज्म अगर आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ आपने प्रिज्म देखा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ इस तरह का प्रिज्म आपका होता है, ठीक है। अब प्रिज्म में क्या होता है, जैसे जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल शेप का ही हो, कैसा भी हो सकता है। ये आपके वर्ग के शेप में हो सकता है, आयत का बेस हो सकता है इसका, कैसा भी हो सकता है। मेन क्या है? मेन है इसके बेस को देखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बेस कैसा है, इसका बेस कैसा है। तो आपके क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा बेस पर ज्यादा ध्यान देना है, इसके आधार पर, क्योंकि सारी की सारी चीजें आधार के हिसाब से ही चलेंगे। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जो जो चीजें आपसे पूछी गई थी आपके बेलन में, वो सारी चीजें यहां पर पूछी जा सकती है। अब क्या है, बेलन जैसे एक वृत्त है, वृत्त है, वृत्त को अगर आपने ऊपर की ओर उठा दिया, जैसे वृत्त था और वृत्त पर आपने मान लीजिए कुछ भर भर के ऊपर उठा दिया, वृत्त के ही शेप में, जैसा बेस था वैसा ही फिगर अगर आपने ऊपर खड़ा कर दिया तो वो बेलन बन गया। अब बेस आपका मान लीजिए ट्रायंगल है, और ट्रायंगल को ही एकदम ट्रायंगल के शेप में ही ऊपर उठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिज्म बन जाएगा। जैसे कोई त्रिभुज बना हुआ है, कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, इसको पकड़ के और खींच लीजिए बाहर की ओर, तो जो फिगर निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रिज्म। बेस कैसा भी हो सकता है,
अब आपको मैं पूछूं इसमें क्या क्या पूछेगा, तो हर चीज पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया पूछा जा सकता है। कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप। आप बेलन को पलटेंगे तो मैंने यही लिखाया है, आधार का परिमाप। अब ये होता है ना कि बेलन में फिक्स है कि बेलन का जो बेस होगा वो गोल ही होगा, तो आधार का परिमाप हम गोले का परिमाप दे देते हैं, गुणे का ऊंचाई। आधार के परिमाप पे जैसे ही आपने ऊंचाई को गुणा किया तो क्या निकल के आ गया, इसमें निकल के आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके बाद आएंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया, अब आधार का परिमाप जैसा फिगर होगा वैसा आधार और उसका आपका परिमाप निकालना होगा। अब आधार कैसा है ये आपके क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि भैया इसका आधार तो त्रिभुज है, इसका आधार तो चतुर्भुज है, इसका आधार पंचभुज रख दिया गया है, ठीक है, इसका आधार षष्ठभुज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आधार का परिमाप में जब ऊंचाई को गुणा करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब, अगर कर्व सरफेस एरिया में, अब यहां देखेंगे तो रेगुलर फिगर है, जैसा इसका बेस है वैसा ही इसके ऊपर का पार्ट है, ठीक। आपसे कहा गया कि त्रिभुज है, त्रिभुज को ऊपर की ओर पकड़ के खींच दीजिए, क्या है ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका प्रिज्म बन जाएगा। तो जैसा नीचे त्रिभुज है वैसा ही ऊपर त्रिभुज है। बेलन में भी जैसा नीचे वृत्त था वैसा ही ऊपर एक वृत्त लगा हुआ था। अगर इसके नीचे त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज है, नीचे पंचभुज है तो ऊपर भी पंचभुज है, नीचे चतुर्भुज है तो ऊपर भी चतुर्भुज है। तो बेस और ऊपर वाले पार्ट दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ये जो बगल के पार्ट थे इसको तो आपने देख लिया है, अब क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या करना है, एरिया ऑफ बेस, बेस के क्षेत्रफल को डबल कर दीजिए, क्योंकि नीचे भी वही है ऊपर भी वही है। अब इसमें क्या कुछ बता सकते हैं, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जब तक फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक तो एरिया ऑफ बेस ही रहेगा, जब पता चल जाएगा कि फिगर में ये चीज है तब आप एरिया ऑफ बेस लगा पाएंगे, ठीक। ये चीज हो गया। इसके बाद तीसरा चीज आएगा आयतन, जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप अभी भी देखेंगे ना सिलेंडर में मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले निकाला था, सबसे पहले मैंने लिखवाया था एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल कर निकालिए, ठीक है, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल, और जैसे ही ऊंचाई का गुणा कर देते हैं आपका आयतन निकल के आ जाता है। तो इसमें भी वही चलेगा, अब आधार जैसा होगा वो फॉर्मूला लगेगा, आधार के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई एग्जाम में, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, एक प्रिज्म है, उसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, आप कहेंगे सर प्रिज्म का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, कितना भी समझने पे डाउट रह जाता है, डाउट रहेगा, आपको डाउट रहेगा, सिलेक्शन के बाद भी डाउट हो सकता है। तो डाउट का कोई इलाज नहीं होता है, डाउट का इलाज होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया जाए, जो डाउट आए उसको उस समय समझ के खत्म किया जाए, ठीक है। डाउट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्लास के दौरान आ सकता है, क्लास के बाद आ सकता है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए कैसे होगा। कुछ छोटे मोटे डाउट होते हैं वो तो आप सॉल्यूशन करेंगे निकल जाएगा, 2-4 मिनट सोचेंगे निकल जाएगा। इतना बड़ा कोई डाउट नहीं होता है जो कि हर समय डाउट चलता ही जाए, वो कभी खत्म ही ना हो रहा हो, कोशिश करेंगे कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। चल, इस क्वेश्चन में कहा गया है आयतन। अब सबसे पहले बात आ गई है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर आयतन का मतलब बस है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल, और इसमें क्या करना है, ऊंचाई का गुणा करना है। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है आधार एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल इसमें क्या लगेगा, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आप सारे बच्चे से एक चीज बता दें, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, टू द पॉइंट रहिए चीजों पर, ठीक है। आज वैसे भी आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास समय होगा, मेरे पास समय बहुत कम है आज, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट रहिएगा, चीजों को समझेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसमें क्लियर हो गया ना कि आधार इसका जो है ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a का स्क्वायर। इसमें क्या करना है, ऊंचाई का गुणा कर देना है। तो जैसा बेस रहेगा वही फॉर्मूला लगेगा, तो √3 है, अपॉन का 4 है, a कितना है, भुजा आपको दिया है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे और गुणे का 10 करेंगे जो कि ऊंचाई है। 4 से काटेंगे 2 बार में, कितना हो जाएगा 160 √3, और आयतन है तो सेंटीमीटर का क्यूब, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म का आयतन 160
सेंटीमीटर क्यूब, 160 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका हो जाएगा आयतन। ठीक, अच्छा आयतन निकाल लिए, और कुछ पूछता तो निकाल सकते थे आपसे, कर्व सरफेस एरिया पूछता तो निकाल सकते थे, और टोटल सरफेस एरिया पूछता तो निकाल सकते थे, तो होमवर्क के तौर पे जरूर निकालिएगा, छोड़िएगा मत। जितना ज्यादा क्वेश्चन को लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपका फॉर्मूला क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन को लगाएंगे उतना फॉर्मूला आपका क्लियर होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है। आधार कैसा है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब इसको कितने बच्चे जानते हैं, और जानते हैं तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब इसमें कहा गया है इसकी दो समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर की है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा समलंब चतुर्भुज के बारे में वो तो तुरंत समझ गए क्या है ये, समांतर भुजा क्यों दिया गया है, और प्रिज्म का आयतन दिया है। तो प्रिज्म का आयतन कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहली बात, प्रिज्म का जो आयतन होगा ये तो सारे बच्चों को पता है, एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है उसका एरिया सबसे पहले निकालना होगा, और जब बेस का एरिया निकल जाएगा तो ऊंचाई का गुणा कर देना होगा। बेस कैसा है सर, बेस तो समलंब चतुर्भुज है। क्या है सर, बेस की अगर बात करेंगे तो जो हमारा बेस है ये तो हमारा समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है। इसमें एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी, ये समांतर भुजाएं होती हैं, और इनके बीच की दूरी दी होती है जो कि क्वेश्चन में आपको 8 दिया हुआ है। ठीक, अच्छा इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एरिया इसमें आपको मैंने पढ़ा रखा है 1/2 होता है। जो समांतर भुजाएं हैं इनको जोड़ा जाता है, और इसमें आपको ऊंचाई का गुणा करना होता है। 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 14 + 8 22 चौके 88, यानी इसका कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल गया, बेस का आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया, बेस का क्षेत्रफल निकल के आ गया। बेस कैसा था, बेस था आपका समलंब, समलंब था, समलंब का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब इसके बाद कहा है प्रिज्म का आयतन दिया है तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है। आप कहेंगे सर ये बीच की दूरी ये भी तो ऊंचाई है, ये ऊंचाई थी समलंब की, आपसे प्रिज्म की ऊंचाई पूछी गई है। अब प्रिज्म की ऊंचाई की बात करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें वॉल्यूम तो दिया है, बिल्कुल वॉल्यूम आपको दिया है। वॉल्यूम क्या होता है सर, एरिया ऑफ बेस होता है, तो एरिया ऑफ बेस तो 88 हो गया, ऊंचाई मुझे नहीं पता है, और क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आयतन है 1056 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, अगर मैं काटूं 4 से 22 बार में, अगर मैं 4 से काट दूं, 4 दूने का 8, 4 छके 24 और 4 चौके 16। ठीक, अगर मैं 2 से काटूं तो 11 बार में, 2 से काटूं तो 132 बार में, और 11 से काट दूंगा तो 12 बार में। h बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 12, यानी कि ऊंचाई ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सबसे आसान तो यही है, लेकिन सबसे आसान ये कब होगा, ये तभी सबसे आसान होगा जब आपको सारे फॉर्मूले आ रहे होंगे। सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं, जैसे वर्ग बन रहा है तो वर्ग का फॉर्मूला आ रहा हो, समचतुर्भुज बन रहा है उसका फॉर्मूला आ रहा हो, समलंब बन रहा है तो समलंब का फॉर्मूला पता हो, हर एक चीज का, समबाहु त्रिभुज बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए, कुछ भी बन सकता है। नीचे का तो कुछ आधार फिक्स नहीं है, कोई भी शेप आधार बन सकता है। वृत्त ही आधार बन जाए, वृत्त आधार बन जाएगा तो उसको प्रिज्म नहीं, उसको बेलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चल इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है, ऊंचाई दी हुई है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो ये कैसे निकलेगा। अब इसमें आयतन बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन ढूंढ के निकालना है, क्या हो जाएगा। आयतन ढूंढ के निकालना है तो आयतन के लिए बेस तो है मेरे पास, और बेस है तो बेस की ऊंचाई भी होगी, बेस वर्ग है और ऊंचाई मेरे पास है, बेस की लंबाई नहीं पता है। ये जो वर्ग है ये वर्ग कितने सेंटीमीटर का है ये नहीं पता है। तो अब यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, आधार कैसा है, वर्ग है, तो आप ऐसा मान सकते हैं, माना वर्ग की भुजा, क्या कर सकते हैं, माना वर्ग की भुजा कुछ तो कुछ माननी पड़ेगी, वर्ग की भुजा तो दी ही नहीं है, माना वर्ग की भुजा बराबर x मान लीजिए कि वर्ग है उसका भुजा x है। अब इसमें आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो आपको टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में कौन सा फॉर्मूला आता है, कर्व सरफेस एरिया का, और कर्व सरफेस एरिया में 2 गुणे एरिया ऑफ बेस आपको करना होगा। ठीक है, अब ये सारे गुणा गणित करके जरा देखिए तो क्या निकल के आ रहा है। मुझे तो लग रहा है यहां पर एक आपका द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, इसमें तो द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। जरा देखिए तो, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आधार का परिमाप, ये आप कर्व सरफेस एरिया, आधार का परिमाप 4x हो जाएगा,
और इसमें ऊंचाई का गुणा करना होगा। ऊंचाई आपका 15 है और प्लस में 2 गुणे एरिया ऑफ बेस यानी कि x का स्क्वायर। और क्वेश्चन के हिसाब से ये 608 है। एक बार ध्यान दीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 60x और बराबर में 608। क्या ऐसा कुछ बन रहा है? क्या ऐसा कुछ बन रहा है? देखिए तो ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा, अगर 2 से सबको डिवाइड कर दे, 2 से काटे, जैसे 2 कट गया, 2 से काटे 30 बार में ये कट गया, 2 से काटे 304 बार में ये कट गया, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 30x और इसको उठा के यहां कर लीजिए तो माइनस का 304 हो जाएगा और बराबर का 0। ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसको तोड़ना है, 304 टूटेगा, ये क्या बन गया? तो कुछ और बन गया। प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप में हाइट को गुणा करेंगे, 60x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। आयतन आपसे पूछा है, x स्क्वायर को 15 में गुणा करना पड़ेगा, 15x स्क्वायर इसका आयतन हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन तो देख के भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ समीकरण आपका बन के आ रहा है क्या? एक बार देख के मुझे बताइएगा, ऐसा ही समीकरण बन के आ रहा है क्या? या तो ये आ रहा हो या तो ये आ रहा हो, इन दोनों में से कोई एक समीकरण आपका आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक समीकरण आ रहा है। अब देखिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया लिखा है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप और इसमें करना है ऊंचाई का गुणा। अब बेस आपका अगर वर्ग के रूप में है तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणे का x, भुजा की लंबाई का 4 गुना और ऊंचाई है आपकी 15। यहां से आया 4x गुणे का 15, यहां से आया 4x गुणे का 15। ठीक, ऐसा समीकरण बन रहा है। 304, 304 का कोई इलाज है क्या? 304 को तोड़ा जा सकता है क्या? कितने बच्चों को द्विघातीय समीकरण आता है? कितने बच्चों को द्विघातीय समीकरण आता है? एक बार जरा मुझे ये बता दीजिएगा, कितने बच्चों को आता है? 4 से काटू 19 बार में, 16 19, 16 19 से होगा 15 दूना 30, 19 दूना 38, 8, 38 8 है इसका ब्रेक। 38 और 8 में टूटेगा, ठीक ना? ये ऐसे टूटेगा, 38 8 में टूटेगा। देखिए कैसे टूट रहा है, मैं बता रहा हूं। ये अगर आता है तो कर पाएंगे और नहीं तो फंसेंगे। 152 और 2 से 76, 2 से आपका 38 और 2 से 19 बार में। देखिए 19 दूने का 38 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, आप इसको 8 गुणे का 38 लिख सकते हैं, 8 गुणे का 38 लिख सकते हैं, 8 गुणे का 38। ठीक, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा। ये आप अगर तोड़ेंगे तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे? 38x और माइनस का 8x, ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बस एक सेकंड वेट करिएगा, इस क्वेश्चन का वेट करिएगा बस कुछ बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चों को द्विघाती समीकरण नहीं आता है, इस वजह से थोड़ा देर वेट करिए, बस ये क्वेश्चन निकल जाएगा, उसके बाद हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक, अच्छा अब यहां देखिए, अगर x को कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा? x प्लस का 38। अगर यहां से माइनस के 8 को कॉमन करें तो क्या हो जाएगा? x और ये हो जाएगा प्लस में 38। ठीक, और ये बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर द्विघातीय समीकरण बच्चों को आता होगा, वैसे ऐसे भी करते हैं और इसका शॉर्टकट भी मैंने सिखाया है, अगर सीखे होंगे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, यानी जो यहाँ नीचे वर्ग बनेगा, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 14 गुणे 16 से भी हो रहा है, 16 दहा 160, 16 चौके 64, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 8। अब x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 64 गुणे 15, x की वैल्यू 8 आ जाएगी तो 64 गुणे 15, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी जो नीचे वर्ग बनेगा उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। अब यहां पर आपसे आयतन पूछा है, आयतन के लिए क्या करना है? एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुणा करना है। आधार का क्षेत्रफल अब 8 आया, वर्ग की भुजा तो 8 का स्क्वायर और ऊंचाई है 15, तो कितना हो जाएगा? 64 गुणे का 15। 64 में 15 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 का 0 6, 90 6 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आयतन। ठीक, इसमें क्या था? द्विघाती समीकरण का यूज किया गया था, इसमें द्विघाती समीकरण का यूज किया गया था। तो जिसको द्विघाती समीकरण आता होगा वही कर पाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती करना, आपको नहीं आता है तो ठीक है। और अगर कांस्टेबल वगैरह एग्जाम की बात करें, जैसे जीडी आरपीएफ की, तो उसमें
नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, जिसमें इतना फंसेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, नहीं पूछेगा। अच्छा, अब इसमें देखा जाए एक चीज और मैं बता दूं, ऊंचाई 15 था, आपको क्या करना था, बेस का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ बेस निकालना था और उसमें 15 का गुणा करना था। ठीक, यानी कि जो भी आंसर आएगा 15 से कटने वाली संख्या आएगी। अगर थोड़ा सा नजर डाले तो ये संख्या भी 15 से नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, सिर्फ एक संख्या 15 से कटने वाली थी। हाँ, ये सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एक ही संख्या ऐसी है जो कि 15 से कटेगी, तो इस आधार पर आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, इस आधार पर आंसर दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को करिए, ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आसान है। अगर द्विघाती समीकरण आ गया ना, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, और द्विघाती समीकरण जैसे छोटे एग्जाम में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो जिसको जीडी वगैरह का एग्जाम देना है, जीडी वाले बच्चे, जिसको सीजल वगैरह देना है, द्विघाती समीकरण सीखिएगा। इस क्वेश्चन को करिए, इसमें क्या है, प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजाएं 10 और 12 है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यह समकोण त्रिभुज है। इसकी लंबवत भुजाएं 10 और 12 है, यानी छोटी भुजा 10 और 12 है। और इस प्रिज्म की ऊंचाई आपकी कितनी है, प्रिज्म की ऊंचाई आपको 20 दे रखा है। आपसे कहा गया है कि प्रिज्म का घनत्व 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म का भार क्या हो जाएगा। अच्छा, ये घनत्व क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा, ये किसी और भी क्वेश्चन में ये लाइन आ सकता है। प्रिज्म का घनत्व दिया है, प्रिज्म का भार आपसे पूछा गया है। मैं बस आपसे ये कहूंगा, इस प्रिज्म का मुझे आयतन बताइए। आप मुझे क्या बताइए, इस प्रिज्म का आयतन बता दीजिए। आपको बस वॉल्यूम बताना है, भार मैं बताऊंगा। ठीक है, इस प्रिज्म का आयतन बताइए। आप कहेंगे सर प्रिज्म का आयतन का मतलब ये हो गया कि बेस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब जैसा बेस है वैसा एरिया, और अगर इसमें ऊंचाई का गुणा कर दे तो बेस के एरिया ऑफ बेस में ऊंचाई को गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस को ऊंचाई में गुणा करेंगे तो सर आयतन निकल के आ जाएगा। इसका आधार कैसा है, सर इसका आधार एक समकोण त्रिभुज है। तो अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई, यानी कि 12 गुणे का 10। और इसमें क्या करना है, इसमें हमें प्रिज्म के ऊंचाई को गुणा कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे सर 6 बार में कटा, 600, 1200, 12,000, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये आपका आयतन है। आपने क्या निकाला सर, अभी हमने निकाला है आयतन। क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है आयतन। अच्छा, आयतन से वजन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये किसी बच्चे को पता है कि अगर किसी चीज का आयतन पता हो और उसका वजन निकालना हो कि इसका वजन कितना हो जाएगा, तो बता सकते हैं। क्यों, किसी चीज का आयतन निकला पता हो और उसका वजन निकालना हो तो वजन बता सकते हैं क्या आप, किसी चीज का वजन बता सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, किसी चीज की डेंसिटी होती है, इसको घनत्व कहा जाता है। 9th 10th क्लास में ये सारी चीजें आती है। घनत्व क्या होता है, जैसे आप देखेंगे, जैसे रुई है, अब एक डब्बे में रुई भर दीजिए। ठीक, रुई भरेंगे, रुई का वजन कम होगा। उसी में मिट्टी भर दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। उसमें आप लोहा भर दीजिए, उसका वजन और ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो जगह तो उतना ही घेर रहे हैं। जैसे आप इतना बड़ा बिस्किट उठा लीजिए, अगर वो बिस्किट है तो उसका वजन देखते हैं बहुत कम होता है। उतने ही शेप का रुई उठा लीजिए, उसका वजन और कम हो जाएगा। उतने शेप में प्लास्टिक उठा लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा वजन होगा। उसी शेप में लोहा उठा लीजिए, और ज्यादा वजन होगा। तो शेप उतना ही है, साइज उतना ही है, लेकिन वजन कैसे चेंज हो रहा है, तो वजन चेंज होता है उसके घनत्व के हिसाब से। घनत्व का मतलब होता है उसके पार्टिकल कितने करीब करीब है, उस हिसाब से घनत्व निकलता है। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया घनत्व, घनत्व का मतलब कि 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास 12,000 है, गलती तो नहीं हुआ ना, 12,000 होगा, 6 दूना 12, 1200 होगा ना, ये कहां से जीरो कहां से बढ़ गया। अगर 1200 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 6 ग्राम है, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 1200 को 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7200।
कितना हो जाएगा 7200 ग्राम। अब 7200 ग्राम का मतलब क्या होता है, 7200 ग्राम है, 7200 ग्राम का मतलब 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो अगर 7200 ग्राम को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 किलो, 7.2 kg आपका आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन बी 7.2 किलो इसका वजन हो जाएगा। ठीक, तो घनत्व का मतलब क्या है, आयतन निकाल लीजिए और घनत्व बताया है तो आयतन को घनत्व में गुणा कर दीजिए, बस आपका यहां पर वजन निकल के आ जाएगा। जिस जिस फॉर्म में आपको घनत्व दिया है उसी फॉर्म में आयतन निकालिएगा। घनत्व अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आयतन भी सेंटीमीटर क्यूब में निकालिएगा। ठीक है, 7.2 ग्राम आपका इसका वजन हो जाएगा। किसी और भी क्वेश्चन में पूछ दे, किसी और भी फिगर पर पूछ दे कि इसका मुझे वजन बताइए, आप उसका आयतन तो निकाल सकते हैं और उसका अगर घनत्व दिया है तो दोनों को गुणा करके वजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वजन निकालने का तरीका होता है। कहीं किसी क्वेश्चन में वजन पूछ दे तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, अच्छा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिएगा, ये आपको एग्जाम देख के ही डर लग जाएगा, हो सकता है एग्जाम देख के डर लग जाएगा और डराने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, इंटेंसिटी नहीं होता है, डेंसिटी होता है। इंटेंसिटी लिखा है क्या, इंटेंसिटी कहाँ लिखा है, कहाँ इंटेंसिटी लिखा है, यहां तो डेंसिटी लिखा है, इंटेंसिटी थोड़ी जो लिखा है। डेंसिटी अलग होता है, इंटेंसिटी अलग होता है, दोनों चीजें अलग हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस प्रिज्म का आधार वर्ग है। ठीक, अब इसका आयतन दिया हुआ है तो आधार का एरिया गुणे का ऊंचाई, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत। नीचे 1000 होगा, कुछ और लिख दिए हैं क्या, अच्छा सॉरी, 1000 होगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें कहा गया है एक आपका प्रिज्म है और प्रिज्म का आधार कैसा है, प्रिज्म का आधार वर्ग है। वर्ग की भुजा नहीं पता है, एक्स मान लेंगे। इसका आयतन दिया है तो आयतन कैसे निकलता है, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस करना होगा, आधार का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करना होगा। एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ बेस में ऊंचाई का गुणा, एरिया ऑफ बेस और उसमें ऊंचाई का गुणा करना होगा। तो अब सर अगर ये वर्ग है तो एरिया ऑफ बेस यानी कि वर्ग, भुजा का वर्ग कर लेंगे। ऊंचाई सर 10 सेंटीमीटर की दी हुई है और क्वेश्चन में कहा गया है इसका आयतन 160 है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन आसान है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर, ये तो 4 हो गई, यानी वर्ग की भुजा आपको पता चल गई। अब प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सब फॉर्मूला ही है, लगाइए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने में सबसे मजा है कि कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा और आधार का क्षेत्रफल निकाल के 2 गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे तो समझिए आपसे कर्व सरफेस एरिया भी निकलवा लिया और आधार का क्षेत्रफल भी निकलवा लिया। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया, लास्ट क्वेश्चन में बच्चे फंस गए थे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है आधार का परिमाप। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, फिर से लिखवा देता हूं। इसमें आधार का परिमाप लेना होता है, आधार का परिमाप लेते हैं और आधार के परिमाप में जब ऊंचाई को गुणा करते हैं तब कर्व सरफेस एरिया निकल के आता है। और बाकी बेस के एरिया का डबल करना ही है, एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस है और इसको डबल हमको करना है, ये तो है ही। तो अब यहां देखेंगे परिमाप कितना हो जाएगा। तो आधार का परिमाप यानी कि भुजाओं का योग, 4 भुजा होती हैं, हर भुजा x यानी कि हर भुजा 4 सेंटीमीटर की, तो 4 गुणे का 4, गुणे ऊंचाई करना है, ऊंचाई क्वेश्चन में 10 दिया है। अच्छा, अब यहां कहा गया है आपका एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया 4 का स्क्वायर, ये भी 4 गुणे का 4 और गुणे का 2 हो जाएगा, 16 दहा 160 हो जाएगा और 16 दुने का 32, तो क्या 192 आंसर आ रहा है। और जब एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका आयतन होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया कैसे निकल रहा है। कर्व सरफेस एरिया आपने पढ़ा है बेलन में, बस वही फॉर्मूला लगाना है। आपको आधार का परिमाप लेना है, उसमें ऊंचाई को गुणा करना है, आधार के परिमाप में ऊंचाई का गुणा कर देना है। ठीक, कितना हो जाएगा 192 और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसमें पता चल गया क्या करना है। बेस बदल सकता है और क्वेश्चन किसी भी तरह से बदल सकता है। क्वेश्चन अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता है, कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हमको पिरामिड पढ़ना है।
पिरामिड की बात करें तो जैसे आपका छोटे लेवल का एग्जाम है, जैसे जीडी की बात कर लूं मैं, आरपीएफ की बात कर लूं, इन सब की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें आपके पिरामिड से बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा सीजीएल में क्या आएगा, और जैसे छोटे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है। और अगर सीजीएल की बात करें, रेलवे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आसान ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आसान ही आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या करना है हमको, हमको पढ़ना है पिरामिड। पिरामिड, अच्छा पिरामिड को हिंदी में भी पिरामिड ही कहते हैं ना, और पिरामिड आपने देखा है फोटो वगैरह में तो देखे होंगे पिरामिड, ठीक है। और पिरामिड मैंने बहुत बनाने की कोशिश किया, आधा एक घंटा इसको मैं बना रहा था कि आज की क्लास में मैं इसको बनाऊंगा कैसे, और बनाते बनाते ये मेरे से बना ही नहीं बना, तो फिर से मैंने सोचा सबसे आसान है कि फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने फोटो डाउनलोड कर लिया और फोटो डाउनलोड करके ले आया। अब पिरामिड है, पिरामिड क्या है, तो अगर पिरामिड की बात करें तो हिंदी में भी पिरामिड ही कहते हैं, ठीक, हिंदी में भी पिरामिड ही कहते हैं पिरामिड। अच्छा पिरामिड आप देखिए होता कैसा है, इस तरह का होता है, ठीक। और भी फोटो आपने पिरामिड के देखे होंगे कहीं ना कहीं इंटरनेट वगैरह पर तो देखे ही होंगे। मैंने ये दो फोटो ले लिए, इसमें क्या होता है, जैसे एक आधार होता है, ठीक, और आधार होता है, जैसे आपने देखा था आपके पास कोन था, ठीक, प्रिज्म क्या है, बेलन है, प्रिज्म क्या है, बेलन के जैसा है, और आपका कोन था, बस इसमें क्या है कि बेलन का व्यास, आप बेलन का जो आधार है, बेलन का आधार आपका है गोल, यानी कि वृत्त के रूप में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म में क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कोन, कोन कैसा था सर, कोन का जो आधार था गोला था, और गोले को ऊपर लाके ऐसे मिला दे रहे थे, तो क्या बन जा रहा था, वो कोन बन रहा था। इसमें क्या है, ये पिरामिड है, पिरामिड का आधार कैसा भी हो सकता है, जैसा प्रिज्म में हुआ वैसे ही पिरामिड का आधार कैसा भी हो सकता है। पिरामिड का आधार त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं वो आपके आए हैं इस पर, या तो आपका आधार कर देगा कैसा, आधार आपका कर देगा या तो वर्ग या फिर आयत, इस दो आधार पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वर्ग पे और आयत पे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वर्ग आयत पे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। त्रिभुज वाला पूछा जाता है लेकिन कम, त्रिभुज में क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज बनता है, उस पे आपका एक टेट्राहेड्रोन बनता है, टेट्राहेड्रोन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। तो इसमें सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन आए, पंचभुज भी बन सकता है, षष्ठभुज भी बन सकता है। अच्छा अब ये कैसा है और इसको आप क्या कौन से रिलेट कर पा रहे हैं, एक बार बताइए, क्या आप इसको कौन से रिलेट कर पा रहे हैं, क्या कैसा कोन था, कोन आपका कैसा था, गोला, और उसमें क्या किए आपने बेस को पकड़ के ऐसे मुंडी पकड़ ली ऊपर, ठीक, ऐसे उठा के मुंडी ऊपर पकड़ लिए, बस ऐसे मुंडी पकड़ के टांग दीजिए, तो क्या कोन का ये आपका पिरामिड का रूप ले लेगा, सारे मुंडी को पकड़ के ऊपर मिला दीजिए। ये नीचे त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा बात करें तो ये फिगर ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, अब नीचे ये भुजा है तो इसमें अगर आयत होगा तो लंबाई चौड़ाई होगी, ठीक है। मान लीजिए ये आयत है, आयत होगा तो ये आपका लंबाई होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक हो सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें आपने कोण में देखा था एक सीधे ऐसे ऊंचाई गिरती थी, ये आपकी ऊंचाई थी, ठीक। अच्छा एक आपकी ऐसे तिरछी ऊंचाई गिरती थी, यहां पर ये आपकी तिरछी ऊंचाई यहां पर भी हुई, ठीक है। अच्छा और इसकी बात करेंगे तो ये जैसे ऐसे आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर इस पर ध्यान देंगे तो नीचे एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, इस चतुर्भुज के बीच में ये भुजा आपकी पड़ रही है, ये भुजा चतुर्भुज के बीच में पड़ रही है। अच्छा ये h है, ये l है, तो ये क्या है, ये लंबाई का आधा हो जाएगा, लंबाई बट्टे का 2 हो जाएगा, लंबाई बट्टे का 2 हो जाएगा। और अगर नीचे इसका शेप जो है आयत है तो हर भुजा की अलग अलग एल निकल सकती है, हर भुजा के लिए एल अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नीचे अगर आपका वर्ग है तो सब एल बराबर होंगे, और आयत है तो हर एल अलग अलग हो सकता है। ये एल अलग है, ये तिर्यक ऊंचाई है, और ये आपका लंबाई है, इसको ए मान लीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ये ए बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन छोड़िए, पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। अब इसमें जैसे जैसे कोण के जो जो फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले यहां पर उठ के चले आएंगे, कोण के जो जो फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले यहां पर आएंगे,
कोन का कौन सा फॉर्मूला था? तो कोन का फॉर्मूला आपका कर्व सरफेस एरिया था क्या? कर्व सरफेस एरिया था, और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल था। अब इसमें क्या करें? क्या एरिया ऑफ बेस निकाल दें या परिमाप निकाल दें? इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप, एरिया ऑफ आधार का परिमाप, आधार का परिमाप 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणे का एल होगा। ठीक है, एल क्या है आपको पता है, एल यहां पर है स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई। पाई आर एल की बात करते हैं तो बस वही एल यहां पर स्लैंट हाइट है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया के लिए वही 1/, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया से आपको ये वाला क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, ये जो घुमावदार सतह था, इस घुमावदार सतह का क्षेत्रफल आपको मिल गया। ठीक, ये जो घुमावदार सतह थे इसके क्षेत्रफल आपको मिल गए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, नीचे देखेंगे तो सिर्फ एक सतह आपको दिख रहा होगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ एक सतह है, ऊपर तो कोई सतह है ही नहीं, ऊपर तो सब जाके मिले हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, एरिया ऑफ बेस यहां पर जोड़ देंगे। और इसके अगर आयतन की बात करें तो आयतन भी आपने सीखा है कैसे निकालते हैं। आयतन आपने सीखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर बेस का क्षेत्रफल ऊंचाई को गुणा करके 3 से भाग देना था। इसमें भी वही होगा, 1/3 होगा, 1/3 गुणे का एरिया ऑफ बेस, आधार जैसा भी हो उसका क्षेत्रफल, और उसमें करना है ऊंचाई का गुणा। ठीक, ये 3 फॉर्मूले आपके होंगे। आप इसको अगर रिलेट कर पाए, इसको रिलेट कर पाए अपने कोण से, तब तो बहुत अच्छी बात है। कोण से रिलेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। हाफ आधार का परिमाप गुणे का एल, और कर्व सरफेस एरिया गुणे का एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए। ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक, सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा, उसके बाद ये, सबसे ज्यादा ये, तब ये रेयर है। अब जैसा आधार होगा उस हिसाब से फॉर्मूला हमको लगाना होगा। ठीक है, जैसा आधार होगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना होगा। अब जैसे एक पिरामिड है, पिरामिड कैसा है, तो पिरामिड का जो आधार है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। अब ये कौन सा त्रिभुज होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। पिरामिड का आयतन आपको दिया हुआ है, तो इस पिरामिड की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, क्या आप इसे बता सकते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा 5, 12 और 13 की है, ये कहीं सुना सुना दिख रहा है क्या? 5, 12, 13 आपको कहीं सुना सुना दिख रहा है? कहीं भी आपने सुना है 5, 12, 13 को? यानी एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज भी कैसा है, समकोण। कैसा है, समकोण। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी नहीं दी हुई है, और इसका आयतन दिया हुआ है, तो इस पिरामिड की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो अब यहां पर आयतन की बात करेंगे तो आयतन के लिए मैंने आपको क्या बताया, आयतन बराबर मैंने आपको बताया 1/3, आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, और इसमें गुणा करना है हाइट को, यही बताया गया आपको। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे का ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे का ऊंचाई। हिंदी में लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा। बताइए ना, क्या हिंदी में लिख दे, बता दीजिए, क्या ऐसा है जिसको हिंदी में लिखना पड़ेगा आपके लिए, तो लिख ही देंगे। ऐसा क्या है इसमें जिसको हिंदी में लिखना पड़ेगा? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? एरिया का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बेस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एच का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी से बहुत, हिंदी इंग्लिश में आपको बहुत कंफ्यूजन है, बता दीजिए ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें है क्या, अब एरिया ऑफ बेस, बेस के हिसाब से डिपेंड करेगा जो भी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस जैसे 1/3, आप कहेंगे सर बेस तो मेरा समकोण त्रिभुज है, तो हाफ गुणे आधार गुणे का ऊंचाई यही हो जाएगा, 5 गुणे का 12, और इसमें एच यानी कि पिरामिड की ऊंचाई कितनी है जो कि आपको नहीं पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आयतन तो आया है 330, तो अगर इस हिसाब से देखें तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, 6 दूने का 12 हो जाएगा, 5 दूने का 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या एच की वैल्यू 33 आ जाएगी? क्या एच की वैल्यू 33 आ जाएगी? पिरामिड के बेसिक क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएंगे। पिरामिड के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं
रेयर क्वेश्चन को छोड़ दो तो ये सारे क्वेश्चन बड़ी आराम से कर लेंगे। बस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा क्या होता है, फॉर्मूला मत भूलिएगा। फॉर्मूला और सारे के सारे फॉर्मूले जो भी मैंने आपको लिखवाए, चाहे मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया, चाहे मैंने आपको पिरामिड पढ़ाया, ये सारे फॉर्मूले पीछे से रिलेट कर जा रहे हैं। क्यों? ये सारे के सारे फॉर्मूले पीछे से आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर करके याद कर लीजिए। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्लास अगर किसी बच्चे का क्लास का कोई हिस्सा छूट चुका है, अगर क्लास का कोई हिस्सा छूट चुका है तो आप एक काम करिए, आप फिर से शुरू से ही क्लास को करिए, बीच में मत आइए, ठीक ना। शुरू से ही क्लास को करिए। देखिए बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है आधार, ठीक ना, आधार। इतना तो अंग्रेजी आता होगा। बेस का मतलब होता है आधार। चल इस क्वेश्चन को करिए। एक बच्चे की एक समस्या है, दूर कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक पिरामिड है, उसका आधार 16 सेंटीमीटर, भुजा का वर्ग है, ऊंचाई दिया हुआ है। अब तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात यहां पर की गई है। क्या है? कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया आपका होता है 1/2, याद रखिएगा 1/2 आधार का परिमाप, यानी कि 1/2 करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आधार का परिमाप भी निकालेंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आधार तो आपका वर्ग ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें ऊंचाई का गुणा करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आ गया, ऊंचाई नहीं, यहां तो एल की बात आएगी, यहां एल का गुणा करना है। अब ये एल कैसे निकलेगा थोड़ा सा ये समझना होगा, एल कैसे निकलेगा इसको थोड़ा सा समझना होगा। इस फोटो पे मैं लेके आता हूं क्योंकि फोटो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, अब यहां पर अगर बात करते हैं, थोड़ा सा एल की बात करते हैं, देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में कहा गया कि ये एक ऐसा, नीचे क्या है, वर्ग है, वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा भुजा है आपकी 16 सेंटीमीटर की, और ऊंचाई है आपकी इसकी 15, 16 और 15, ठीक, डाटा याद रखिएगा। यानी ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16, ऊंचाई 15 है, ये वाला हिस्सा 15 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये जो आपकी ऊंचाई है ना, बिल्कुल इसको बीचों बीच आके गिरेगी, इसके इस चतुर्भुज के बीचों बीच आके गिरेगी, बीचों बीच गिरेगी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? क्या यहां से यहां तक की दूरी 8 हो जाएगी? इसी प्रकार से यहां से यहां तक की भी दूरी 8 हो जाएगी, ठीक। तो मुझे जिसका भी इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल कर लूंगा। एच की वैल्यू यहां पर 15 दी हुई है, ये नीचे वाली वैल्यू आपकी 8 आ गई। जैसे आपके कोण में क्या बन रहा था? कोण जब आपने पढ़ा था, शंकु पढ़े थे, तो शंकु में क्या बना था? शंकु में आपका एक त्रिभुज बन रहा था। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बन रहा था। बस वही समकोण त्रिभुज आपका यहां पर भी बन रहा है, ठीक है। वही समकोण त्रिभुज आपका यहां पर भी बन रहा है। यानी आप देखेंगे तो एक ऐसा त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये आपका 15 है, ये आपका 8 है और ये आपका एल है। 15-8 का ट्रिपलेट लगा लेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। 15-8 का ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 हो गया, तो एल की वैल्यू आपको निकालनी है। एल की वैल्यू 17 आ गई। अब आपको ढूंढना है इसका कर्व सरफेस एरिया। 1/2 आधार का परिमाप, आधार वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे का भुजा की लंबाई होती है, और इसमें एल आपका 17 निकल के आया है। कितना हो जाएगा? काटिए, 8 चौके 32 हो गया, और 32 को 17 से 7 दूना 17 दूना 34 का 4 3, 51 + 3 आपका 54 हो जाएगा। क्या 544 किसी बच्चे का आंसर आया है? क्या 544 किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले को याद करना है। अब इसमें देखिए कहा गया है पिरामिड, तो आप सबसे पहले देखेंगे पिरामिड में कौन कौन से फॉर्मूले हैं।
पिरामिड का आधार कैसा है? ठीक है। भुजा कैसी है? ठीक है। इसमें पूछा है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब क्या जानते हैं? तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसको आपको तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम ऐसे भी कह सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझिए, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको ये भी कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जाके देखिए क्या लगा हुआ है। इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने आपको बताया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार का परिमाप। आपको ये तो पता है आधार कैसा है, आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो आधार का परिमाप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एल यहां पर नहीं पता था, एल हमको ढूंढ के निकालना था। एल हम कैसे निकालेंगे? एल हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मानिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक और पेज प्लस करते हैं। आपके सामने क्या है? आपके सामने एक आपका जमीन है, ठीक, एक जमीन है। अब जमीन में क्या है? जमीन के एकदम बीचों बीच एक खंबा खड़ा कर दीजिए। इस जमीन के बिल्कुल बीचों बीच एक खंबा खड़ा कर दीजिए, ठीक। ये जो प्लॉट है, यहां से 16 सेंटीमीटर का है, यहां से 16 सेंटीमीटर का है, यहां से भी 16 है, और यहां से भी 16 है, ठीक। आपसे कहा गया ये जो खंबा है ये 15 सेंटीमीटर का होगा, आपने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बीचों बीच खड़ा किया है, यानी यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहा होगा, यहां से भी 8 सेंटीमीटर, यहां से भी 8 सेंटीमीटर, और यहां से भी 8 सेंटीमीटर। आपसे मैं पूछूं कि अगर इस खंबे के शीर्ष से और यहां पर एक रस्सी बांधना है, तो इस रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी? अब दिक्कत यह है कि ये 3D फिगर है, और 3D फिगर को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको मन में एनालाइज कर पाए तो ऐसे ये फिगर बनेगा। आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर रस्सी बांधना है, ठीक, और बीच में एक खंबा खड़ा है, खंबा इतना बड़ा है, ये खंबा है 15 का, और यहां से लेके खंबे तक की लंबाई है 8 की। आपसे ये पूछा जाए तो क्या करेंगे? खंबा है, सीधा खड़ा है जमीन पर, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अच्छा, और 15 और 8 के अगर ट्रिपलेट को यूज करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो क्या एल की वैल्यू 17 नहीं निकाली जा सकती है? एल की वैल्यू 17 नहीं निकाली जा सकती है। और ये आपका आयतकार प्लॉट है। अब जैसे इस प्लॉट को, ये तो 3D में मैंने बनाने की कोशिश की, अब ऐसा एक प्लॉट है, ये कितने का है? 16 का। ये कितने का है? 16 का। ये 16 का, ये 16 का। इसको बीचों बीच ये कितने का हो जाएगा? ये तो आप कहेंगे सर बीच में है, इसका मतलब यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल सर, यहां से भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल है सर, यहां से भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल है, यहां से भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल है। तो आप जहां से जो भी चाहे इसका कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? यहां से ये वाली ले लीजिए, चाहे यहां एल बना लीजिए, ये 8 कर लीजिए, लेकिन इधर एल बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, ये भी दिक्कत है, ठीक। कितना हो जाएगा? ये 17 है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आप ऐसा समझिए कि कोण ही है। क्या है? ये आपका एक कोण है, शंकु है। शंकु के आधार पर ही इस क्वेश्चन को लगाइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो शंकु के आधार पर क्वेश्चन को लगा लीजिए। अब जैसे इसमें कहा गया कि एक 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाला, अब एक आपका वर्ग है, ठीक, वर्ग को आधार मानकर, वर्ग आधार है। अच्छा, ये वर्ग है क्या? तो इसमें आपसे कहा गया कि सर वर्ग का जो विकर्ण है ये 10√2 है। अच्छा, आपको याद है क्या कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा √2। ये कितना है? 10√2। इस हिसाब से भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? इस हिसाब से भुजा की लंबाई 10 हो जाएगी। यानी इस वर्ग की भुजा कितनी है? आप कहेंगे सर ये तो 10 की है। पिरामिड की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, और फिर से तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या नहीं बता सकते हैं? क्या आप तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं बता सकते? तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं बता सकते? तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? इतना फिगर याद हो गया है कि भूल जा रहे हैं? अरे भूलना उलना सब चलता रहता है, बहुत चीजें याद रहती है, रिवीजन करने से ज्यादा याद होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से कर्व सरफेस एरिया पूछा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार का परिमाप, ठीक है। यहां पर आधार का परिमाप, आधार कैसा है उसका परिमाप क्या हो जाएगा देख लीजिए। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और इसमें क्या करना है? ऊंचाई का एल का गुणा करना है, ध्यान रखिएगा। जब कोण भी था तो उसमें एल का ही गुणा किए थे। 17 कैसे आया? समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट पढ़े हैं क्या? अब इसमें भी एल की बात, सबसे इंपॉर्टेंट एल की बात है। अच्छा, अब क्या है? वैसे ही समझिए कि ये आपका एक खेत है,
खेत है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का। आपको खेत के बीचों बीच पोल गाड़ना है। कहा गया कि बेटा एक यहाँ पोल गाड़ दो, आपके पिताजी ने कहा कि यहाँ एक पोल गाड़ो, पोल 12 सेंटीमीटर ऊंचा गाड़ना। आपने पोल गाड़ा 12 सेंटीमीटर का। अच्छा, बीचों बीच गाड़े हैं तो इसकी यहां से लंबाई तो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बीचों बीच गाड़े हैं, हर साइड से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। आपसे पूछा गया, अरे यार एक काम करो, यहां से एक रस्सी बांध दो इस कोने पर। अब ये रस्सी कितने फीट की लेके आए, तो क्या आप नहीं कह सकते 13 फीट की रस्सी लेके आनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज बना यहाँ पर, जिसका ये भुजा 12 है, ये भुजा 5 है, तो ये ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा। 12 5 13, ट्रिपलेट यूज हो गया। तो क्या एल की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी। और कैसे आई आपने देख लिया, एल की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई। अच्छा, अब क्या है, 1/2 है। कई बच्चे पूछ रहे हैं 4 क्यों गुणा कर रहे हैं। आधार का परिमाप बता दीजिए कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर आधार तो मेरा वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे का भुजा, और एल आपको पता चल गया 13 का। कितना हो जाएगा, 26,260। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बताइएगा। ऐसा कुछ है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमारे बस का है ही नहीं, हम तो कभी जीवन में इसको नहीं कर पाएंगे। ऐसा है क्या कि सर हम तो इसको कर ही नहीं पाएंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम कभी कभी कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये नाम क्या है, समचतुष्फलक। ठीक है, चलिए एक और नाम देख लीजिए, एक ऐसा नाम, समचतुष्फलक, फलक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेट्राहेड्रोन। ठीक है, टेट्राहेड्रोन, टेट्राहेड्रोन यानी कि ये एक तरह का पिरामिड है। ये क्या है, ये एक पिरामिड है। बस पिरामिड का लास्ट क्वेश्चन, पिरामिड का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ है नहीं पिरामिड में। है बहुत आसान, समझेंगे तो। ये क्या है, ये एक पिरामिड है। क्या है, एक ऐसा पिरामिड, क्या, एक ऐसा पिरामिड है, एक ऐसा पिरामिड है, एक ऐसा पिरामिड है जिसके, एक ऐसा पिरामिड है के बाद कॉमा लगेगा ना, है, जिसके, जिसके सभी फलक, सभी फलक का मतलब जानते हैं ना, फेस, जिसके सभी फलक, सभी फलक समबाहु त्रिभुज होंगे। सभी फलक क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा, समबाहु त्रिभुज होंगे, इसका क्या मतलब होगा? आपने अभी देखा होगा पीछे जब मैंने फोटो दिखाया था, इसमें कई तरह के मैंने आपको कई तरह के मैंने आपको पिरामिड दिखाए थे, कई क्या 2 तरह के दिखाए थे। अब इसमें क्या है, इसमें ये आपका क्या है, ये है आपका एक पिरामिड जिसमें बेस में है आपका त्रिभुज। बेस में क्या है, बेस में आपका त्रिभुज दिख रहा है, बेस में त्रिभुज है, यहां पर भी त्रिभुज दिख रहा है। अच्छा, यहां पर भी आपको त्रिभुज दिख रहा है, और उस साइड भी आपको त्रिभुज दिखेगा। सबके सब यहां पर आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए सारे त्रिभुज समकोण हो गए, ये भी समकोण, ये भी समकोण कह रहा हूं, सॉरी, सारे के सारे त्रिभुज, समकोण तो नहीं लिख दिया मैंने, समबाहु लिखा हूं ना, समबाहु होंगे। अगर सारे के सारे त्रिभुज समबाहु हो गए, एक तो सब त्रिभुज बने, और सबके सब त्रिभुज अगर आपके समबाहु बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? सबकी सब अगर समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे तो उसको या तो समचतुष्फलक या फिर टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उसको टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। और टेट्राहेड्रॉन में आपसे 2 चीजें पूछेगा, एक तो आपसे पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक तो आपसे पूछेगा आयतन। एक तो पूछेगा आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा सही लिख रहा हूं। एक पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आपसे पूछेगा आयतन। ये 2 चीजें आपसे पूछेगा। इन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, दोनों का फॉर्मूला यहां पर डायरेक्ट यूज होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा √2 गुणे का भुजा का वर्ग, √2 गुणे का √3 गुणे का भुजा का वर्ग। भुजा होगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, भुजा की लंबाई जो भी होगी उसका वर्ग। आयतन कैसे निकलेगा, √2 अपॉन का 12, और यहां पर भुजा का क्यूब कर दीजिएगा। बस ये 2 फॉर्मूले इसमें होंगे, इसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, देखिए क्या है ना, पढ़ाना तो है, और मुझे पढ़ाना, सारी चीजें मुझे पढ़ानी है, और सबकी सब पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पढ़े कुछ बच्चे ना पढ़े।
जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनका तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको एग्जाम क्वालिफाई करना है, कट ऑफ कहीं भी जाए उसको आपको कैच तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और ये क्या है ना, मेंसुरेशन चैप्टर बहुत बड़ा है और छोटी छोटी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपको ये ज़्यादा लग रहा है। ये देख लीजिए, ये 2 फॉर्मूले आपके पास हैं, ठीक। अब इसके आधार पर अगर क्वेश्चन में दूं, अब ये एक क्वेश्चन है, किसी समचतुष्फलक फलक की प्रत्येक भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछ देगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही फॉर्मूला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, मात्रा गलत लग गई ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में लग रहा था पृष्ठीय, लेकिन कैसे हो सकता है, ये एक बच्चा बता रहा है, देख लीजिए अगर ये सही है तो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपके पास 2 ही फॉर्मूला है, एक तो क्षेत्रफल का है जिसके लिए √2 करके और भुजा का स्क्वायर कर देना है, √2 करके भुजा का स्क्वायर कर देना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, √2 भुजा का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, √2 और भुजा की लंबाई है 12, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 144, 12 का स्क्वायर √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आयतन पूछे तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्यों, आयतन पूछे तो आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहां पर अगर देखेंगे तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले वाले पार्ट थे सब खत्म हो गए आपके, ठीक। मेंसुरेशन का जितना भी फॉर्मूला वाला पार्ट था सब खत्म हो गया, जितने तरह के फॉर्मूले आते हैं सब हो गया। कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जिसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया हो, कोई ऐसा फिगर बताइए जिसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया हो, गलती से छूट गया हो, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के मैं क्वेश्चन करा देता हूं, अपने पास समय तो है, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलता है, हर चैप्टर में देखने को परसेंटेज में भी मिलेगा, मेंसुरेशन में भी मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा तो जाता है, छोटे से बड़ा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। √3 छूट गया क्या, अच्छा 2 मैंने कर दिया, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, अगर इसके हिसाब से मैं चलूं, इसमें क्या होगा, जैसे भुजा की लंबाई बढ़ाई जा सकती है, भुजा की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी, भुजा का आपका लंबाई बढ़ा के चौड़ाई बढ़ा के आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने किसी भुजा को बढ़ा दिया, ठीक, भुजा को आपने बढ़ाया x% से, ठीक है। कोई भी फोटो हो सकता है, किसी कोई भी फिगर हो सकता है, किसी फिगर का मतलब यहां पर कोई भी चीज संभव है, किसी फिगर के भुजा को भुजा को या भुजा को मान लीजिए x% आपने बढ़ा दिया, x% आपने बढ़ा दिया, ठीक, x% आपने बढ़ा दिया। अब x% फिगर को बदलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे परिमाप भी बदलेगा, परिमाप बदलेगा, जैसे बढ़ा दिए घटा दिए कुछ भी हो सकता है, आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो अगर परिमाप पर प्रभाव देखेंगे, परिमाप पर प्रभाव देखेंगे, परिमाप पर क्या प्रभाव हो जाएगा, किसी भी फिगर के भुजा को x% बदल दिया जाए, या आप बढ़ाना भी हो सकता है कमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ा भी सकते हैं या फिर कमी की जाए, कुछ भी हो सकता है, बढ़ा भी सकते हैं कमी भी कर सकते हैं। तो अब इसके परिमाप पर क्या प्रभाव होगा, तो आपने जितना इसकी भुजा को बढ़ाया या फिर घटाया, परिमाप भी क्या हो जाएगा, परिमाप भी x% से इसमें भी कमी हो सकती है या वृद्धि या कमी हो जाएगी, ठीक, बढ़ाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी और कम करेंगे तो कमी हो जाएगी, वृद्धि या कमी होगी, ठीक। अगर आपने इसको बदला तो इतना ही वृद्धि या कमी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव के लिए कैसा भी फिगर हो, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल पर प्रभाव के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, किसका, x प्लस वाई प्लस में xy/100 का, क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है।
अगर भुजाओं को x% से ही बढ़ाया गया, मतलब लंबाई भी x% से बढ़ा दी गई और चौड़ाई भी अगर x% से बढ़ा दी गई, तो यहां दोनों जगह x x रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आयतन का प्रभाव पूछे, आयतन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर प्रभाव के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना होगा। ठीक है, फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा, फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। ठीक। ये तीन तरह की चीजें यहां पर होंगी। बहुत आसान है, ये सबसे आसान क्वेश्चन आपके हैं। कहा गया है किसी आयत की प्रत्येक भुजा 11% कम कर दी गई। क्या हुआ? कम हुआ। कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर आपसे पूछता परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आपसे अगर पूछता पेरीमीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों चीजें मैं बताता हूं। आपसे पूछा कि परिमाप पर प्रभाव बताइए, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर जो परिमाप पर प्रभाव होगा ना, परिमाप पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? 11% कम किए हैं तो 11% की कमी होगी। परिमाप क्या हो जाएगा? 11% की कमी हो जाएगी। परिमाप में क्या हो जाएगा? 11% पर कमी। अच्छा, क्षेत्रफल का प्रभाव कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का प्रभाव, क्षेत्रफल का प्रभाव कैसे निकलेगा? किसी भी चीज का क्षेत्रफल का प्रभाव अगर पूछे, आपने भुजाओं की लंबाई को बदला है, तो क्षेत्रफल के प्रभाव के लिए आप यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, परसेंटेज चैप्टर में सारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, अब भुजा यानी कि लंबाई और चौड़ाई, दो भुजाएं हो जाएंगी, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। भुजा को 11 सेंटीमीटर कम किए, यानी लंबाई को भी 11 कम किए, चौड़ाई को भी 11 कम किए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कमी हो रही है तो माइनस साइन, 11% प्लस में, सॉरी माइनस होगा ना, ये भी 11%, लंबाई भी 11 से कम, चौड़ाई भी 11 से कम, और यहां पर माइनस का 11% गुणे में माइनस का 11% और बट्टे में 100, कितना हो गया? ये माइनस का 22% हो गया। और ये हो गया आपका प्लस में माइनस माइनस प्लस 121 बट्टे का 100%। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 22% और प्लस में 1.21%। सब ले दे के कितना बचा? 20.79%। ये क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कमी को दर्शाएगा। तो अगर आपने भुजाओं को कम किया है तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। आपने भुजाओं को कम किया है तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। इसको करिए। अगर एक गोले की त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को 40% कम कर दिया जाता है, तो यहां पर आयतन कितने प्रतिशत से घटेगा? आयतन कितने प्रतिशत से घटेगा? इसमें देखिए, गोले में परिमाप तो होता नहीं है, 3D फिगर में परिमाप नहीं होता है। 3D फिगर में परिमाप होता है? नहीं होता है ना। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे, त्रिज्या को 40% कम किए, त्रिज्या को 40% कम किए, तो त्रिज्या के 40% कम करने से इसके सतह के क्षेत्रफल पर भी कमी होगा। आपने क्या किया? रेडियस में 40% की कमी कर दी। अब इससे अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे अगर पूछे, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, आपसे पूछे सरफेस एरिया पर, सरफेस एरिया कह दे या फिर कुछ भी कह दे, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर प्रभाव, क्षेत्रफल पर प्रभाव, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर क्षेत्रफल का प्रभाव पूछेगा तो आप वही x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपसे पूछा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आयतन का प्रभाव हम कैसे बताएंगे? वॉल्यूम पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, कैसे बताएंगे? देखिए, वॉल्यूम के लिए मैंने आपको कहा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसमें कहा गया है रेडियस जो है इसको 40% से कम करना है, 40% कम करना है। 40% का मतलब 2/5 होता है। यानी अगर आर पहले, ठीक है, आर इनिशियल के पहले, और यहां लिख लीजिए अब, ठीक, अगर आर की बात करें, आर पहले 5 था तो इसमें क्या करना है? 2 की कमी कर देनी है और घटा के 3 कर देना है। आर पहले 5 था तो इसमें 2 की कमी करके घटा के 3 कर देना है। अब यहां पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? आप कहेंगे सर वॉल्यूम का मतलब होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। पहले आर जो भी था R1 लिख लीजिए, R1 का क्यूब। अब कितना है? अब आर जो भी है 4/3 पाई R2 का क्यूब कर लीजिए। ठीक है, क्या बदलाव होगा ये आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई ये आप तो रेशियो ही लिखे हैं, कट गया, बचा क्या? तो सर R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, यानी कि पहले इसकी त्रिज्या क्या थी, अभी इसकी त्रिज्या क्या है, बस इसके क्यूब पर ही चीजें डिपेंड कर रही हैं।
अब जैसे यहाँ पर है कि सर पहले तो आयतन इसकी रेडियस 5 थी, तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो सर वॉल्यूम जो हो जाएगा सर यहाँ 5 का क्यूब और इधर आपका अब घट के 3 हो गई है तो 3 का क्यूब। ठीक, तो यानी पहले अगर 125 था तो अब कितना हो गया, अब यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर इसका आयतन 125 था तो अब घट के 27 हो जाएगा। क्या हो गया, 125 से 27, यानी कि सर 98 की कमी आ गई। और किस पर, 125 पर। तो गुणे का 100 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, कितना हो गया यहाँ पर 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 36 3 39, 392 अपॉन का 5, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 और 5 चौके 20, यानी कि 78.4%। क्या प्रभाव पड़ा, 78.4% की कमी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि इसका त्रिज्या कहां से कहां हो गया। अगर पहले त्रिज्या 5 था तो अब 3 हो जाएगा। अच्छा, 5 पर आयतन कितना आएगा और 3 पर आयतन कितना आएगा, इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेना है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, काट दीजिए, तो बच जाएगा सिर्फ R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। पहले रेडियस क्या था, अब रेडियस क्या है, क्यूब कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस, अरे यार गजब आदमी आप लोग, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। आपको पता है इसमें एक ही क्षेत्र सतह होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, सरफेस एरिया पूछे, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक, बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है तथा ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है। अब आपको बताना है इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी जो भी हो, कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, मैंने कहा आयतन के लिए कभी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आयतन के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एरिया के लिए तो सीधे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन का 100 लगा दीजिए। लेकिन अगर आयतन की बात आ जाए, आयतन का फॉर्मूला क्या आपको आता है, आप कहेंगे सर आयतन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यानी कि r और h दोनों पर इसका आयतन डिपेंड है। r की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगा, r की वैल्यू घटेगी घटेगा, h की वैल्यू भी बढ़ाएंगे तो आपका आयतन बढ़ेगा, h की वैल्यू घटाएंगे तो आपका आयतन घटेगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें पाई का भी कोई फर्क है क्या, सर पाई पे तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, पाई पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्षेत्रफल की, पाई तो फिक्स है, सॉरी आयतन की। अब यहां पर बात करते हैं, त्रिज्या आपकी बढ़ी है, आर क्या हुआ है, सर आर बढ़ा है 120% से। 120% का मतलब हो गया 6/5, यानी 5 पर 6 की वृद्धि। ऊंचाई क्या हुई है, सर ऊंचाई 40% से कम हुई है, और 40% का मतलब सर 2/5। ठीक, यानी अगर मैं पहले की बात करूं और अगर मैं अब की बात करूं, देखिए अगर आप लोग समझ जाएंगे पहले और अब की बात तो आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे आपको आर नहीं लिखना पड़ेगा कि 5 में 6 की वृद्धि होगी, ये नहीं लिखना पड़ेगा कि पहले त्रिज्या 5 थी अब 6 बढ़ के 11 हो जाएगा, और इसमें 5 में 2 की कमी होगी। पहले ऊंचाई आपकी कितनी थी, ये आपकी 5 थी, अब ये 2 कम हो गया तो 5 से 2 कम होके अब ऊंचाई 3 हो गई। अब इस पर बात करेंगे आयतन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर आयतन की बात करेंगे, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, पहले वॉल्यूम क्या था और अब वॉल्यूम क्या है, अगर इसकी बात करते हैं तो सर वॉल्यूम के लिए तो यूज होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखिए वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे सर, पाई आर, पहले आर कितना था सर 5, तो 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी थी सर, ऊंचाई भी 5 थी तो 5। अब क्या है सर पाई, अब आयतन कितना है सर, आर का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, और एच कितना है सर, अब का एच 3 है, तो पहले ये आयतन था अब ये आयतन है, दोनों का रेशियो देख लीजिए सर, ये कटा 25 पंजे सर 125 हो गया, और ये हो जाएगा 121 गुणे का 3 यानी कि 363, यानी कि अगर आयतन 125 था तो ये बढ़ के 363 हो जाएगा। अगर आयतन 125 था तो बढ़ के 363 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 25 प्लस 3, 25 प्लस 13, 25 प्लस 13 हो गया 38, 38, 38 और 200 और 238 बढ़ रहा है क्या, 238 बढ़ रहा है, तो आयतन में वृद्धि हुई 238 की, किस पर, 125 पर। किस पर वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर 125 पर 125 पर 238 की वृद्धि हुई,
तो वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? वृद्धि का प्रतिशत 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक, 8 चौके 32 का 2 3, 12 13 14 का 4, नहीं 8 चौके 32 का 2 3, 12 3 15 का 5 1, 8 1 9। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 0 5 चौके 20, 190.4%। सर आयतन में 190% की वृद्धि हो गई, आयतन में 190.4% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 190.4% की वृद्धि हो गई। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 190.4%। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। देखिए, दिक्कत सिर्फ एरिया, आपको आयतन में होगा, वहां पर फॉर्मूला यूज करना होगा। बाकी कैसा भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, उसके लिए आपका क्षेत्रफल में बदलाव पूछेगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन का 100। आयतन में पूछता है तो आयतन के लिए एक्स वाई जेड वो तीनों वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना है। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे? बता दीजिए एक बार मुझे, सारे के सारे बच्चे कर लेंगे? क्यों, सारे बच्चे कर लेंगे? कर लेंगे। अच्छा चलिए, अब इसमें फिर से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन आप देखेंगे तो कई बुकों में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में दिया रहता है। जैसे क्या होता है, आपके पास मान लीजिए ये आपका घर है, ये घर है और ये घर का फर्श है। ठीक, ये घर का फर्श है, इसकी लंबाई दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी हुई है। इसमें दो चीजें पूछता है, आपको इसमें टाइल्स बिछाना है। यहां क्या है कि यहां आपको टाइल्स बिछाना है। आपसे कहा जाएगा कि मुझे इसमें वर्गाकार टाइल बिछाने हैं, वर्गाकार टाइल बिछाने हैं। ठीक, और आपसे कहा जाएगा जाओ मार्केट से टाइल खरीद के लाओ। आप पूछेंगे कितना टाइल खरीद के लाएं और किस साइज का टाइल खरीद के लाएं। दुकानदार आपसे यही पूछेगा कितना टाइल आपको खरीदना है और कितना टाइल खरीदना है और किस साइज का आपको टाइल चाहिए। यानी कि आपको टाइल का साइज बताना होता है और टाइल के साइज के साथ साथ कितनी टाइल की आवश्यकता है, ये दोनों चीजें आपको बतानी होती है। टाइल का साइज आपसे कहा गया, मिस्त्री ने आपसे कहा कि टाइल वर्गाकार होनी चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी ने कहा कि एक चीज ध्यान रखना, टाइल की साइज जब निकाल रहे हो तो एक भी टाइल वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी टाइल वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने घरों में देखेंगे, चाहे हम लोग के घर में तो टाइल नहीं लगा है, मेरे यहाँ पर लगा है, घर पर नहीं लगा है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए, देखेंगे तो कहीं कहीं कोने में टाइल्स को तोड़ के और छोटा सा टाइल लगा दिया जाता है, तोड़ के, जगह कम पड़ा तोड़ के लगा दिए छोटा सा। तो टाइल टूटना भी नहीं चाहिए, वर्ग शेप में टाइल भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइल की साइज कितनी होनी चाहिए और कितनी टाइल लेके आऊं, दो चीज आपसे पूछा जाता है। ठीक, एक तो पूछा जाता है इसमें साइज ऑफ टाइल, टाइल्स का साइज क्या होगा, टाइल्स का साइज, टाइल्स का साइज क्या होगा। तो टाइल्स का साइज कितना होगा, टाइल्स का साइज आपका लिख लेगा लंबाई यानी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, टाइल की साइज कैसे निकलेगी, तो लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ। टाइल की साइज बराबर लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ। टाइल की साइज कितनी, तो लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ निकालेंगे तो टाइल का साइज पता चल जाएगा। टाइल की साइज कितनी, तो लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकालना होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पूछेगा नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स बताइएगा, इसको हिंदी में तो नहीं लिखना पड़ेगा, कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे कितने टाइल लेके आए। तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, यानी मेरे फर्श का क्षेत्रफल कितना है, फर्श का एरिया क्या है, और नीचे टाइल का एरिया क्या है। ठीक ना, लीजिए हिंदी में ही लिख दिए, टाइल का एरिया कितना है, फर्श का एरिया कितना है, उसको टाइल के एरिया से अगर भाग दे देंगे तो ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी आपको ये पता चल जाएगा। ठीक, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को किया जाए तो एचसीएफ निकालना आता है कि नहीं, सबसे पहला सवाल तो यही है, एचसीएफ निकालना आता है। क्या है ना, बीच में बच्चे कई बैच में बीच में जुड़ते हैं, शुरू में रहते हैं, कहीं एचसीएफ पढ़े हैं, कहीं एचसीएफ नहीं पढ़े हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो एचसीएफ जानता है, कोई बच्चा ऐसा होगा जो एचसीएफ जानता ही नहीं होगा, अब उसको पता ही नहीं चलेगा एचसीएफ कैसे निकलता है। और मैंने कई बार कहा है, भैया एलसीएम एचसीएफ अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, उस पर एक क्लास मिल जाएगी, सिर्फ उसकी पहली क्लास कर लेना है, बस उतने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बस उतना ही करना है। क्वेश्चन में कहा गया आयतकार सतह है, लंबाई आपको दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, लंबाई चौड़ाई, वर्गाकार टाइल्स की
अधिकतम लंबाई की भुजा क्या होगी जिससे उस सतह पर पूर्णतः बिछाया जा सके। अब इसमें वर्गाकार टाइल बिछाने हैं और वो टाइल आपकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, वो टाइल आपकी कितनी बड़ी होनी चाहिए। आपसे कभी भी पूछेगा वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भैया मुझे कम से कम टाइल का इस्तेमाल करना है, कम से कम टाइल का इस्तेमाल करना है, इसका मतलब बड़ा से बड़ा टाइल आपको लगाना होगा। ठीक, जैसे मैं कहूं इस बोर्ड को ढकना है, लेकिन ध्यान रहे कम से कम, मतलब जैसे अगर आपका एक टुकड़ा मिल रहा है 20 रुपया का एक टुकड़ा, आपसे कहा जाए ध्यान रखना कम से कम टुकड़ा इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, तो अब यहां पर क्या करेगा मिस्त्री, जितना बड़ा उसके पास टुकड़ा हो सकेगा काट के यहां पर लगा देगा। तो कम से कम अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना है तो वो ज्यादा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, जैसे इसको ढकना है तो आप चाहे तो इतने बड़े बड़े कागज से ढक दीजिए, या फिर इतने बड़े बड़े कागज से ढक दीजिए, या फिर इतने बड़े कागज से ढक दीजिए। तो क्या होगा, अगर कहा जाए कम से कम टाइलों की संख्या लगनी चाहिए तो बड़ा से बड़ा टाइल आपको यूज करना होगा। ठीक, और इसमें कहा है अधिकतम लंबाई की टाइल होनी चाहिए, यानी अगर देखा जाए तो टाइल की लंबाई सबसे पहले देखना है कि आखिर इस टाइल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, टाइल्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसमें आपको दिया है 2542 और 1798। ठीक है, टाइल्स का साइज, टाइल्स की लंबाई चौड़ाई जो भी, टाइल्स का साइज देखने के लिए क्या करना है, आपके पास अब दो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याएं दशमलव में है और ये है आपका मीटर में। जैसे लिखा हुआ है कि 25.42 मीटर, 25.42 मीटर। आप चाहे तो इसको 2542 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आंसर बाद में देखेंगे। पॉइंट में है तो पॉइंट में या तो अगर आपको आता है पॉइंट वाला तो वो कर लीजिए, या फिर कन्वर्ट कर लीजिए 1798 सेंटीमीटर कर लीजिए। इन दोनों को मैंने सेंटीमीटर में कर दिया। अब सेंटीमीटर में जब मैंने किया तो 2542 सेंटीमीटर ये हो गया और 1798 सेंटीमीटर ये हो गया। इन दोनों का मुझे एचसीएफ चाहिए। क्या मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकता हूं? नहीं आता है तो मैंने आपको बताया है कहां आप इसको सीख पाएंगे, जरा वहां पर एक विजिट मार लीजिएगा, सीख जाएंगे, और नहीं तो कुछ दिन वेट करिए, यहीं पर सीख जाएंगे। एक बार में काटेंगे तो 1798, घटाएंगे तो बच जाएगा 4, यहां घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 9 गया 4, यहां 14 में से 7 गया 7। अच्छा, अब जो भी शेषफल बचता है उससे पहले वाले भाजक को भाग दे देते हैं। ठीक, यहां इसको यहां उतार देते हैं, फिर से अब इसको भाग देंगे तो 744 दूने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1488। फिर से शेषफल बचेगा और इसको क्या करेंगे, अब यहां जिससे भाग दिए हैं उसको उठा के यहां रख देंगे, 744। दो बार में कटेगा 210, 610 हो जाएगा। कितना बचा, 4 3 1, 134। अब फिर से 310 को 134 से भाग दीजिए, दो बार में 268 हो जाएगा। कितना बचा यहां पर, 32 और 10, 42, 42 बचा, कुछ गलती हो गई, 0 1 3, 310 744, 620 होगा यहाँ पर, सॉरी 620 हो जाएगा और 4 2 1, 124 बचेगा। 310 से भाग देंगे तो 124 से कम 124 दूना 248 हो जाएगा और कितना बचा यहाँ पर 62। इससे 124 को भाग देना है तो दो बार में 124 कट जाएगा। ये 62 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 62। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर है तो 62 सेंटीमीटर। आंसर सारे मीटर में है, तो आंसर सारे मीटर में है, तो जब आप इसको 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल के 0.62 मीटर बन जाएगा। 0.62 मीटर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.62 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.62 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, 0.62 मीटर। ठीक, या फिर आपका 62 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक होगा। 620 सेंटीमीटर का तो कभी नहीं होगा और 620 मीटर का तो संभव ही नहीं है। अब आपसे पूछे कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा। फर्श आयत के रूप में है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे का चौड़ाई, और आपका टाइल वर्गाकार रूप में है तो इसमें भी एक्स का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या दिया है, एक वर्गाकार पत्थर की टुकड़ियों की बड़ी से बड़ी भुजा बताओ
जो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाई जा सके। साथ ही साथ उनकी संख्या भी आपको बतानी है, यानी कितना बड़ा हम पत्थर ले और कितना बड़ा पत्थर ले और कितना बड़ा पत्थर ले, कितना पत्थर ले। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, ये आपका ये सारा सेंटीमीटर में है। भुजा बताओ, टुकड़ियों बड़ी से बड़ी भुजा बताओ, जो भुजा बताना है और सेंटीमीटर में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। ठीक ना, चल इस क्वेश्चन को करिए। अब आपको क्या करना है, टाइल की साइज निकालनी है। देखिए क्या है, जैसे क्या है ना, हमारे पास एक यहां पर मान लीजिए ऐसा फर्श है। ठीक, ये फर्श कहा गया कि 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, और इसके साथ 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये फर्श 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। अच्छा, 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके मैं 250 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या, बताइएगा। मैंने कई बार इस चैप्टर में ये चीज बता रखा है। और इसको क्या मैं 150 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। अब मुझे उस टाइल की साइज जाननी है, उस पत्थर की टुकड़ियों की बड़ी से बड़ी, तो उस पत्थर किस साइज का पत्थर ले। ठीक है, आपसे कहा गया पत्थर बिछाना है, तो अब इस पत्थर का साइज तो कुछ होगा, पत्थर का साइज क्या होगा। तो अगर आपसे पत्थर का साइज निकालना है तो क्या करना है, पत्थर के साइज के लिए लंबाई एंड चौड़ाई का एचसीएफ लेना है। क्या करना है, उस पत्थर के साइज के लिए लंबाई जो कि 250 मीटर है, चौड़ाई जो कि 150 मीटर है, इसका एचसीएफ लेना है। ठीक, एचसीएफ निकालना आता होगा तो तुरंत आप कहेंगे सर इसका एचसीएफ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक, यानी आपसे कहा जाएगा भाई इतने पत्थर चाहिए मुझे, किस हिसाब से, तो भाई 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का पत्थर चाहिए। तो आपके पत्थर का साइज हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का। अब कितने पत्थर हैं, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स जो मैंने आपको लिखवाया था, इनकी संख्या बतानी है। तो आपको फर्श का क्षेत्रफल, आपको मैंने बताया था ना एरिया ऑफ फर्श लिख दूं, ऐसे ही लिखा जाता है, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक, फर्श का क्षेत्रफल बट्टे में एरिया ऑफ टाइल है तो टाइल, पत्थर है तो पत्थर, कुछ भी लिख लीजिए। अच्छा, फ्लोर कैसा है, आयत के रूप में, फ्लोर का क्षेत्रफल लंबाई गुणे का चौड़ाई, और टाइल वर्गाकार है, वर्गाकार इसका क्षेत्रफल 50 गुणे का 50। 0 से 0, 0 से 0, 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, 5 तिया का 15। कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसी 15 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी और हर टाइल मेरी 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ऐसे 15 टाइल लगेंगे और हर एक टाइल मेरा 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बताइए, कर लेंगे, कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन देखिए तो, एग्जाम के नेम पर बिल्कुल मत जाइएगा, रेयर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन सीख लीजिए, एग्जाम पे नेम पर मत जाइएगा। मैं कह रहा हूं ना, मिसलेनियस में ना बहुत क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, अरे बहुत सारे क्वेश्चन थे मिसलेनियस में। यहाँ से सिर्फ मिसलेनियस ही चलेगी, कहेंगे तो मैं क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मुझे सारे एग्जाम के लिए कराना है, मुझे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सब एग्जाम के लिए कराना है, तो मैं तो इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। जिसको मन करेगा जुड़ेगा, आज जिसको एमटीएस का एग्जाम देना है, जिसको जीडी का एग्जाम देना है, जिसको आरपीएफ वगैरह का एग्जाम देना है, वो तो आगे अब खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई। सीजीएल वगैरह का भी एग्जाम देना है, दे लेंगे, 90 क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चन को आप टच करेंगे तो 100 में से 90-95 क्वेश्चन लगा लेंगे, 5-7 क्वेश्चन बचेंगे, और उस 5-7 क्वेश्चन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ क्लास और लेके सारा क्वेश्चन करा ही दो। क्वेश्चन करा देने का क्या फायदा होगा, मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है। ठीक है, मैं करा दूंगा, बाद में जो भी चीजें रहेंगी, जो भी बच्चा कहेगा नहीं मुझे और चाहिए, तो मैं उसको रिकॉर्डेड में दे दूंगा, ये लो करो खूब क्वेश्चन मेंसुरेशन के, ये हो जाएगा। लिमिटेड सीखना है, ये देख लीजिए। टाइल का एरिया कैसे निकलेगा भैया, टाइल किस शेप में, क्या लिखा है, वर्गाकार पत्थर की टुकड़ियों को, टाइल आपका वर्गाकार रूप में, टाइल वर्ग के रूप में। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये जो टाइल है, ये टाइल 50 सेंटीमीटर ये वर्ग के रूप में, टाइल पत्थर का साइज। ठीक है, अब यहां पर ये लिख लीजिए वर्गाकार पत्थर का साइज, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार, टाइल आपके वर्ग के रूप में। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये तो आपको पता है, लंबाई क्षेत्रफल को गुणा कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, इसके भुजा को गुणा कर दीजिए। देखिए एक क्या है ना, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा, 9th 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन है।
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नहर है। अब इस नहर से पानी के बहाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके माध्यम से 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन आपसे ज्ञात करना है। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे निकाला जा सकता है? जैसे देखिए क्या है, आपके पास जैसे मान लीजिए एक ये नहर है। नहर कैसा है? नहर बेलन के रूप में है। ठीक। अच्छा, बेलन के रूप तो समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, बेलन का रूप तो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, बेलन का व्यास भी समझ में आ रहा है। अगर इसका व्यास 7 मीटर का है, ठीक है, अगर इसका डायमीटर जो कि 2r होता है, अगर ये 7 मीटर का है, ये तो ठीक है, तो इसकी त्रिज्या, आपकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर की है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत ये है कि ये हम इसको सॉल्व कैसे करें, इस स्पीड का क्या करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत है इस स्पीड का करेंगे क्या। तो इस स्पीड का क्या करना है मैं बताऊंगा अभी। ठीक, अब स्पीड को थोड़ा सा समझिए, इस स्पीड को थोड़ा सा समझते हैं। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब, जैसे आपकी पानी की गति दी है, पानी की गति का मतलब क्या है समझिए। पानी की गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जो पानी है 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्या है? 1 घंटे में ये पानी 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि मान लीजिए आपने यहां से पानी छोड़ा, यहां से पानी छोड़ा, चाहे पानी के सामने आप बैठ गए, पानी के सामने आप बैठ गए और पानी के साथ बहे जा रहे हैं। ठीक है, पानी की मतलब समझिए, या तो आपने पानी छोड़ा, या फिर मान लीजिए पानी के आगे आप खड़े थे, आपकी पकड़ ढीला हुई, आप इसमें बह गए। तो पानी की चाल क्या है? पानी की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी 1 घंटे तक अगर पानी आपका दौड़ा, तो समझ लीजिए यहां से कहीं यहां पहुंच गया। तो अगर पानी 1 घंटे दौड़ेगा तो 1 घंटे में आपका पानी 18 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं ये पानी मेरा 18,000 मीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1 घंटे तक अगर पानी दौड़ता है तो 18 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। यहां पे आपने पानी छोड़ा, ठीक, और आपने कहा कि पानी का बहाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मान लीजिए आपके गांव में पानी पहुंचाना है, आपके जहां से आपने पानी छोड़ा है, आपकी गांव की दूरी 18 किलोमीटर की है, तो यहां से लेके आपके गांव पानी पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, अब समझिए, अब क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा गया है 30 मिनट में बहने वाला पानी। तो 1 घंटे में अगर ये 18 किलोमीटर जा रहा है, तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है 30 मिनट में ये पानी कितनी दूरी को तय करेगा? 30 मिनट में पानी कितनी दूरी को तय करेगा? क्या मैं ऐसा डायरेक्ट कह सकता हूं 30 मिनट में ये जो पानी है सिर्फ 9 किलोमीटर? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है। आधे घंटे में ये केवल और केवल 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि 9,000 मीटर की दूरी तय करेगा। ऐसा मैं कह सकता हूं कि 30 मिनट में ये पानी 9,000 मीटर की दूरी को तय करेगा। 9,000 मीटर की दूरी को तय करेगा। ये पाइप कैसा भी हो सकता है, पाइप बेलनाकार हो सकता है, आयत के हिसाब से हो सकता है, पाइप कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे घंटे में 9,000 मीटर की दूरी तय किया। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपसे कहा जाएगा भाई ये पाइप है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे तक पानी छोड़ सकते हैं। आपने कहा ठीक है, आपने पानी को छोड़ा, ठीक, पानी को छोड़ा, पानी यहां पर था, आधे घंटे के बाद मान लीजिए पानी यहां पहुंच गया। ठीक है, एक दूसरा पाइप बना लीजिए, नहीं तो एक ही पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा पाइप मैंने बना दिया। अब ये पाइप क्या है? ये पाइप मान लीजिए, ये पाइप कितना है? ये पाइप आपका जो है, पाइप यहां से लेके यहां तक, यानी इस बेलन की ऊंचाई 9,000 मीटर की है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 9,000 मीटर की। 9,000 मीटर तक आपने पाइप बिछा रखा है, 9 किलोमीटर आपने पाइप बिछाया है। आपने यहां से पानी छोड़ा, तो इस पानी को यहां पहुंचने में आधा घंटे का समय लग गया। अब यहां पर मान लीजिए आपने इसका ढक्कन बंद कर रखा है, कुछ देर के बाद यहां पर भी आपने ढक्कन बंद कर दिया, तो आधा घंटा में क्या होगा? आधे घंटे में पूरा इसमें पानी भर जाएगा, पूरा इसमें पानी भर जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा इसमें पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो इस क्वेश्चन में एक चीज आपको दिया हुआ था, आर। आर कितना था? 7/2 मीटर, मीटर ही था। ठीक है, आपसे जो एच पूछेगा, तो बस आप ये देख लीजिए आधे घंटे में या फिर जो भी समय दिया हो उस समय में पानी कितनी दूरी को तय कर रहा है, बस वही आपका एच हो जाएगा, 9,000 मीटर। ठीक है,
क्या है ये है आपका दिए गए समय में, समझिएगा, ये क्या है, दिए गए समय में, दिए गए समय में, दिए गए समय में, दिए गए समय में पानी द्वारा, दिए गए समय में पानी द्वारा, पानी द्वारा तय की गई दूरी है। जो भी समय दिया है उसमें पानी कितनी दूरी को तय कर पाएगा, बस यही है, ये ऊंचाई ऐसे निकाल देना है। 30 मिनट में पानी कितनी दूरी को तय किया, बस वही मेरी ऊंचाई है। अब इसमें आपसे पूछा है कितना पानी, पानी बहने, कितना आयतन बहा, यानी इसमें कितना पानी है। आप कहेंगे सर आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, आर भी है एच भी है, लगाइए, आपका ऑप्शन डी सही जवाब आ जाएगा, 346,500। ठीक ना हो तो लगा लीजिए, 22/7, आर कितना है, आर है आपका 35, 7/2, 7/2, और एच कितना आया 9000। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, हर एग्जाम में आए हुए हैं, कोई ऐसा ना समझे कि हमको क्यों करा रहे हैं। कितना हो जाएगा 7, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, यहीं तक रखते हैं। अगर आप 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, बस मुझे ये जानना है। 9 किलोमीटर कैसे आया, अगर मान लीजिए आपने 1 घंटे में, 1 घंटे में आपने 18 किलोमीटर की दूरी तय की है, 1 घंटे बराबर 18 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेंगे, आधा घंटे में कितनी दूरी को तय करेंगे, बस ये बता दीजिए। चाहे आपकी चाल 18, देखिए नहीं समझ में आ रहा है ना, स्पीड कितना है, स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय को आप 30 मिनट है, समय 30 मिनट है, आप इसको 1/2 घंटा, आधा घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे का समय, तो चाल में समय का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस आधार पे आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, इस आधार पे बहुत से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन 95 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 क्वेश्चन है वो छोटे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन उसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्लासेस कराता रहूँ, कंटिन्यू रखूंगा। अब आपकी मर्जी रहेगी, जीडी के बच्चे चाहे किसी भी एग्जाम के बच्चे चाहें जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, और नहीं तो बाकी जो जुड़ेंगे वो क्लास को करेंगे। ठीक, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।